इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो क्या है? ऑप्शन, अ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी अमेंडेड, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। रही बात अमेंडमेंट की, तो क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है? तो आंसर होगा यस। प्रीएम्बल को ऑलरेडी अमेंड किया जा चुका है बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो इसका मतलब हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं फ्यूचर में भी। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो ये जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता चलता है। पहला ये कि ये जो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमें बताता है सोर्स। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग। उसके बाद ये कंट्री कैसी है, हमारी जो कंट्री है वो कैसी है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और मेन पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और यहाँ से हमें पता चलती है एडॉप्शन की डेट, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब एडॉप्ट किया गया था, by the 26th of November 1949. Next question है, which article of the Indian Constitution defines the powers of the President? President की powers किस आर्टिकल में दी हुई हैं? आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54 या फिर आर्टिकल 55? तो करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 53। आर्टिकल 52 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 52 में दिया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये लिखा है कि जो हेड होंगे स्टेट के, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होंगे, और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर्स दे रखी हैं। आर्टिकल 54 जो है वो रिलेटेड है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट से, और आर्टिकल 55 जो है वो किससे रिलेटेड है? मैनर ऑफ इलेक्शन। ठीक है, कि किस तरीके से इनके इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाएगा। तो कौन से तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाएगा? बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये याद रखिएगा। व्हाट इज द टर्म ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का टर्म क्या है? ऑप्शन इज 5 years, 6 years, 7 years या फिर परमानेंट। तो आंसर ये होगा कि राज्यसभा का जो टर्म है वो है परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? ऑप्शन इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। द करेक्ट आंसर इज डी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। टोटल हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
ये टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट। स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उनके हेड कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर या फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर। द करेक्ट आंसर इज चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का क्या पर्पस है? ऑप्शन इज टू allocate funds to states, to distribute funds between center and states, to investigate financial irregularities, to prepare the union budget. The correct answer is to distribute funds between center and state. सेंटर और स्टेट में या फिर स्टेट में किस तरीके से फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, ये हमें कौन रिकमेंडेशन देता है? फाइनेंस कमीशन। बात करें फाइनेंस कमीशन की तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको बनाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ ऑलोकेशन ऑफ सर्टेन रेवेन्यू रिसोर्सेज। जो भी रेवेन्यू रिसोर्सेज है वो यूनियन और स्टेट्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, इसकी रिकमेंडेशन जो है वो फाइनेंस कमीशन देता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट हर 5 साल पे फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्म किया गया था 1951 में फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एससीज एंड एसटीज। कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि एससी और एसटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? पहला है आर्टिकल 15, देन आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 18। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 17। आर्टिकल 15 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन 5 ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। आर्टिकल 16 में दिया हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफिस, और आर्टिकल 17 में है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 में है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? द ऑप्शन इज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस या फिर पार्लियामेंट। द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम एज क्या होनी चाहिए? ऑप्शन इज 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स या फिर 40 ईयर्स। द करेक्ट आंसर इज 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। द ऑप्शन इज 2-tier गवर्नमेंट, 3-tier गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट। तो इसमें से इंडियन फेडरल सिस्टम का क्या फीचर होगा? द करेक्ट आंसर इज 3-tier गवर्नमेंट। हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है? ऑप्शन इज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या फिर पार्लियामेंट। द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी का क्या पर्पस है? द करेक्ट आंसर इज, पहले ऑप्शंस देखते हैं, टू एग्जामिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टू एग्जामिन गवर्नमेंट रेवेन्यू, टू इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज या फिर टू प्रिपेयर द यूनियन बजट। इसमें से पब्लिक अकाउंट कमिटी का क्या काम है? द करेक्ट आंसर इज टू एग्जामिन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बात करें पब्लिक अकाउंट कमिटी की तो टोटल 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं। एक होती है पब्लिक अकाउंट कमिटी, दूसरी है एस्टीमेट कमिटी और तीसरी है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। इनको पावर मिलती है आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 से।
स्टैब्लिशमेंट की अगर बात करें तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1921 में पहली बार बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आंसर होगा 1921। कौन से एक्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसमें जो चेयरमैन होता है कमेटी का उसको अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। और ये जो कमेटी है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर होती है। ठीक है, अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। 15 जो है वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो राज्यसभा से होते हैं। और इनका जो टर्म है वो 1 ईयर का होता है। Which article of the Indian Constitution provides for the freedom of speech and expression? कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है? ऑप्शन इज आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 या फिर आर्टिकल 22। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 20 प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू राइट टू लाइफ। आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर होम मिनिस्टर? द करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टर्म ऑफ द लोकसभा आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ इट्स 5-year टर्म? 5 साल के बाद लोकसभा का क्या होता है? 6 months के लिए और बढ़ जाती है या फिर 1 year के लिए या 2 years के लिए या फिर डिसॉल्व हो जाती है? द आंसर इज डिसॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, टू प्रैक्टिस योगा, टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पो। द करेक्ट आंसर इज टू प्रैक्टिस योगा। इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, टू प्रोटेक्ट अ साइंटिफिक टेम्पर, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिन्हें ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन पार्ट 4th A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A। किसकी रिकमेंडेशन से इन्हें ऐड किया गया था? बाय स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। तो 46 अमेंडमेंट एक्ट से सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिससे कि एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, इसलिए प्रेजेंट टाइम में हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। पहली है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। सेकेंड, चेरिश द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। थर्ड, अपहोल्ड सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। Then fourth is defend the country and render national service. Fifth is promote harmony and brotherhood. Preserve rich heritage of composite culture. Protect and improve natural environment. Develop scientific tempo. Safeguard public property and observe violence. Strive toward excellence and provide opportunity for education. ये हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? स्टेट के गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या फिर पार्लियामेंट? द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी? एस्टिमेट कमिटी का क्या काम है, क्या पर्पज है? टू एग्जामिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टू एग्जामिन गवर्नमेंट रेवेन्यू,
to investigate financial irregularities, to prepare the union budget? The correct answer is to examine government expenditure. The next question is, which article of the Indian Constitution provides for the protection of environment? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात किस आर्टिकल में की गई है? ऑप्शन इज आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 या फिर आर्टिकल 51. द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 48. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर ऑफ द गवर्नर? जैसे प्रेसिडेंट की जो पावर थी वो आपकी कहाँ दी हुई थी? आर्टिकल 53 में. वैसे किस आर्टिकल में गवर्नर की पावर्स को डिफाइन किया गया? ऑप्शन इज आर्टिकल 153, 163, 173 या फिर आर्टिकल 183. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 163. नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution provides for the establishment of the State Public Service Commission? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया जाता है? ऑप्शन इज आर्टिकल 315, आर्टिकल 316, आर्टिकल 317 या फिर आर्टिकल 318. द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 315. Next question is, which article of the Indian Constitution provides for the establishment of High Court? हाई कोर्ट को किस आर्टिकल के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया जाता है? ऑप्शन इज आर्टिकल 214, आर्टिकल 215, आर्टिकल 216 या फिर आर्टिकल 217. द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 214. Next question is, who appoints the High Court judges? The option is President, Governor, Chief Justice of India या फिर Prime Minister. हाई कोर्ट जजेस को कौन अपॉइंट करता है? करेक्ट ऑप्शन इज President. What is the minimum age to become a पंचायत मेंबर? पंचायत का मेंबर बनने के लिए कम से कम एज क्या होनी चाहिए? 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स. करेक्ट आंसर इज 21 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत स्टैब्लिश किया जाता है? कहाँ लिखा हुआ है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन इज आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 या फिर आर्टिकल 43. द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 40. व्हाट इज द टर्म ऑफ द पंचायत? पंचायत का टर्म क्या होता है? 3 years, 5 years, 6 years या फिर 7 years. The correct answer is 5 years. Which article of the Indian Constitution provides for the establishment of the municipal corporations? Option is Article 243Q, 243R, 243S या फिर Article 243T. The correct answer is Article 243Q. Next question is, Article 32 belong to which part of the Indian Constitution? Article 32 कौन से पार्ट से बिलोंग करता है? ऑप्शन इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर पार्ट 4. द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3. पार्ट 3 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 32 जो है वो फंडामेंटल राइट्स है और आर्टिकल 32 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ? इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा,
लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधान परिषद? लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। द करेक्ट आंसर इज लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज। द ऑप्शन इज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 23 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस या फिर 25 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई हैं? द करेक्ट आंसर इज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड द राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन जो है वो किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? ऑप्शन इज 86th अमेंडमेंट एक्ट, 87th अमेंडमेंट एक्ट, 88 या फिर 89 अमेंडमेंट एक्ट। द करेक्ट आंसर इज 86th अमेंडमेंट एक्ट। 86th अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया। 11th हमारी फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, ठीक है। और ये जो 86th अमेंडमेंट एक्ट है ये 2002 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the Indian Constitution deals with the abolition of titles? Abolition of titles की बात कौन सा आर्टिकल करता है? ऑप्शन इज आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 20। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 17। Which part of the Constitution has the provision for the पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम जो है वो किस पार्ट में दिया हुआ? ऑप्शन इज पार्ट 9th, 6th, पार्ट 3rd या फिर पार्ट 4th ए। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व डेडलॉक ओवर। लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग जो है वो किस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए बुला सकते हैं? ऑप्शन इज ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या फिर अप्रोप्रिएशन बिल। द करेक्ट आंसर इज ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या फिर अप्रोप्रिएशन बिल के केस में जॉइंट सिटिंग जो है वो नहीं बुलाई जाती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया enunciated the doctrine of basic structure of the constitution in। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो किस केस में निकल के आई थी? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारतीय केस, शंकरी प्रसाद का केस या फिर सज्जन सिंह का केस? द करेक्ट आंसर इज केशवानंद भारतीय केस इन 1973। Which among the following provisions part of the constitution is not correctly matched? Union territories part 8, schedule and tribal areas part 10th, tribunals part 11th, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17। तो इसका सही आंसर होगा ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल जो है वो आपका पार्ट 11th में नहीं है, ये है आपका पार्ट 14A में। 14A को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 323A एंड 323B। 323A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है और 323B जो है वो अदर पर्पस के लिए जो ट्रिब्यूनल्स फॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट 1। लिस्ट 1 में आपको कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आर्टिकल 324, आर्टिकल 315, आर्टिकल 280, आर्टिकल 338। ये बताना है कि ये आर्टिकल जो है वो किससे मैच कर रहा है लिस्ट 2 के ऑप्शंस में, ठीक है। आर्टिकल 324A में क्या है? इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 315 इज रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 280 इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन एंड आर्टिकल 338 इज रिलेटेड टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लास्ट। सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ है, देन सबसे लास्ट में कौन सा इवेंट हुआ है, हमें ये बताना है।
क्या लिखा है इसमें? अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया होगा तो सबसे पहले क्या किया गया होगा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिली होगी, देन अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, एंड लास्ट में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर होगा आपका लास्ट ऑप्शन, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, द अदर एज रीजन। असर्शन, द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट to change the boundary of any state after seeking views of the concerned legislature of that state on the subject within a specified period. Reason, it is not mandatory for the president to accept the proposal of the concerned state legislature. पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट को जब भी किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो, आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट, जो उस स्टेट का लेजिस्लेचर होगा उससे उसके व्यूज जानने के बाद विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड में। रीजन ये कह रहे हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। ये प्रेसिडेंट के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के जो प्रपोजल है उसको माने या ना माने। तो ये स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो पहले वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बोथ A and R true, but R is not correct explanation of A. अगला क्वेश्चन है, with reference of the election of Vice President of India, which is declared void by the Supreme Court of India, which of the following statements is are correct? अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है, एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसीडर्ड वैलिड। वाइस प्रेसिडेंट ने उस डिक्लेरेशन से पहले जो भी काम किए हैं वो वैलिड होंगे। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसीडर्ड वैलिड, लेकिन उस दिन जो उन्होंने एक्ट किया है वो वैलिड नहीं होगा। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है गलत। जिस दिन भी इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा उस दिन तक प्रेसिडेंट के द्वारा, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा किए गए हर एक्ट को वैलिड ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला आंसर होगा ओनली वन। पहला वाला सही है ना, तो आंसर होगा ओनली वन। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा? प्रतिभा पाटिल, उर्मिला सिंह, मीरा कुमार या सुषमा स्वराज? इसका सही आंसर है मीरा कुमार। वो पहली वीमेन स्पीकर थी लोकसभा की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड? थर्ड शेड्यूल फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशंस, एट्थ शेड्यूल लैंग्वेजेस, नाइन्थ शेड्यूल और लोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, टेंथ शेड्यूल प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो थर्ड शेड्यूल जो है वो फॉर्म्स ऑफ ओथ और अफर्मेशन से रिलेटेड ही है, एट्थ शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, टेंथ एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, नाइन्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और लोकेशन ऑफ स्टेट और लोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये वाला जो है ये है आपका फोर्थ शेड्यूल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पस फॉर अ पीरियड ऑफ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंग्लिश को कितने साल के लिए परमिट किया था कि उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज किया जाएगा, ऑफिशियल पर्पस के लिए उसको यूज किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 15 ईयर्स के लिए परमिशन मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन एंड अदर एज रीजन। Assertion, the president is a part of the parliament. Reason, a bill passed by two houses of parliament cannot become a law without the assent of the president.
देखो, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट के बिना कोई भी बिल जो है वो पास नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है यानी जो असर्शन है और जो रीज़न है दोनों ही सही हैं, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Union Finance Commission, which of the following statement is are correct? Finance Commission has a chairman and 6 members. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट सबमिट इट रिपोर्ट टू द नीति आयोग। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हैं, नीदर वन नॉर टू। जो फाइनेंस कमीशन है उसमें एक चेयरमैन तो होता है, लेकिन 6 मेंबर्स नहीं होते हैं, सिर्फ 4 मेंबर्स होते हैं। और ये जो अपनी रिपोर्ट है वो नीति आयोग को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट को सबमिट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है ना फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो, तो उसके लिए कुछ रिट्स इशू करती है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है हैज टू इशू रिट्स लाइक हबीज कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्ट्यूरेरी which is appropriate for the enforcement of fundamental right. Second statement, Parliament may by law empower any other court to exercise within its jurisdiction the power given to the Supreme Court. सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है ये जो रिट की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, तो पार्लियामेंट चाहे तो अदर कोर्ट्स को भी ये पावर दे सकती है रिट इशू करने की विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत रहते हुए। तो इसका सही आंसर होगा बोथ 1 and 2, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। जनरल के रिगार्डिंग, विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? A person is appointed as Attorney General who is qualified to be appointed as the judge of the Supreme Court. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल है कैन बी रिमूव थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि कोई भी पर्सन जिसे अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करना है वो क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल को रिमूव किया जाता है सेम प्रोसेस जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट है गलत, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के बेसिस पे काम करते हैं, तो इन्हें रिमूव भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमें करेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर मे नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी टोटल मेंबरशिप है उसका 1/3 ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट हैव एटलीस्ट कम से कम लेकिन 40 मेंबर्स ही होने ही चाहिए। मान लीजिए किसी में 1/3 जो है वो बहुत ही कम हो जा रहा है, 20-30 ही रह जा रहा है, तो कम से कम 40 मेंबर रहने चाहिए। और अगर ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो फिर 1/3 ऑफ दैट मेंबरशिप रहेगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर बताना है तो बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? Uttar Pradesh has 31 seats for Rajya Sabha. 80 members of Lok Sabha are elected from UP. Select the correct answer. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 होगा। 31 सीट्स हैं इन राज्यसभा एंड 80 इन लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पोस्ट इन सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कॉमन पोस्ट मे बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटरीट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सेकेंड, द पार्लियामेंट हैज राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ द सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ ईदर हाउस ऑफ इट। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कॉमन पोस्ट जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं। तो इस
स्टेटमेंट में कोई भी गलती नहीं है। कॉमन पोस्ट जो है वो क्रिएट की जा सकती हैं ताकि प्रॉपर और स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, दोनों ही हाउसेज में कोऑर्डिनेशन बना रहे। आर्टिकल 98 जो है वो रिलेटेड है सेक्रेटरीट से। उसमें ये है कि दोनों ही हाउसेज के अपने अपने सेक्रेटरीट होंगे, लेकिन ये चीज़ कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करी गई है कि कॉमन पोस्ट जो है वो बनाई जा सकती है, लेकिन हाँ एक समझ के अनुसार देखें तो मतलब हाँ बनाई जा सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट हैज द राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ द सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ ईदर हाउस ऑफ इट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट कर सकती है सर्विस कंडीशन को। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ग्राम सभा के रिगार्डिंग सही नहीं है। इट हैज द पावर्स एंड फंक्शंस एट द विलेज लेवल लाइक स्टेट लेजिस्लेचर हैज स्टेट लेवल। इसके पास भी वैसे ही पावर है विलेज लेवल पे जैसे कि स्टेट के पास है स्टेट लेवल पे। इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत। और डी वाला कह रहा है ए एंड सी बोथ होंगे। तो देखिए जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, डिटरमाइन नहीं करती है। सही आंसर होगा डी, ए एंड सी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत्स आर कंडक्टेड बाय। पंचायत के इलेक्शन कौन कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट इलेक्शन कमीशन या पंचायती राज ऑफ इंडिया कमीशन। तो इस पंचायत के इलेक्शन कराने का काम किसका है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। तो इसका सही आंसर होगा बी, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशंस ऑफ अशोक मेहता कमिटी 1977 ऑन पंचायती राज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2 टायर सिस्टम। और सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है अ ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। देखो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि 3 टायर सिस्टम को रिप्लेस करने की बात की गई थी बाय 2 टायर सिस्टम, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट जो है अब ब्लॉक कह रहे हैं, ब्लॉक नहीं डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल के बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ओनली 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिग्नेशन लेटर बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस्ड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर। जो रेजिग्नेशन लेटर होगा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो किसको दिया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा द प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 20 में 3 चीजों की बात की गई है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 लिखी हैं, कौन सा नहीं है, ठीक। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी क्लॉज, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 20 में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात की गई है, डबल जियोपार्डी की भी बात की गई है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की भी बात की गई। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर की कोई बात नहीं की गई है आर्टिकल 20 में, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इज अ पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें से कौन सा डीपीएसपी भी है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ऑप्शंस पढ़ते हैं गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी भी हो और डीपीएसपी भी हो, तो इसका सही आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो एक फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी दोनों का पार्ट है। विद रेफरेंस टू द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट।
Article 109 provides for the joint sitting of both houses in certain cases. The speaker presides the joint sitting of the two houses of parliament. तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आर्टिकल 109 प्रोवाइड करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन सर्टेन केसेस। तो ये स्टेटमेंट तो है गलत, क्योंकि आर्टिकल 108 प्रोवाइड करता है। सेकेंड स्टेटमेंट राइट है, स्पीकर जो है वो प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सिटिंग को जब भी दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग होती है। तो इसका आंसर हो गया ओनली 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द फंडामेंटल राइट्स बाय द। राइट टू एजुकेशन को कौन से अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया? ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट, सेकेंड 93rd अमेंडमेंट एक्ट, 86 या फिर 71st। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल राइट में राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। देखो 86th अमेंडमेंट से एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 21A पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 3rd जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे एनफोर्सेबल होते हैं बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसलिए अगर किसी का राइट टू एजुकेशन वॉयलेट हो रहा है, ये राइट अगर किसी का वॉयलेट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 21A में ये कहा गया है कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F जो कि पार्ट 4th में है, और पार्ट 4th जो है वो हमारा DPSP है। तो इसमें भी पहले से प्रोविजंस दिए हुए थे एजुकेशन के, लेकिन फिर भी हमें क्या ज़रूरत पड़ गई उसको फंडामेंटल राइट बनाने की? देखो, क्योंकि जो DPSP होता है वो एनफोर्सेबल नहीं होता है बाय कोर्ट ऑफ लॉ, यानी अगर उसका वॉयलेशन हो रहा है तो हम उसके लिए कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 45 में जैसे लिखा है कि एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, तो अगर स्टेट नहीं कर रही है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो एक DPSP है। ठीक, DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी। ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि कोई भी स्टेट जो है वो अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। 86th अमेंडमेंट एक्ट से ही आर्टिकल 45 जो है उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया, और अब आर्टिकल 45 में ये लिखा है कि स्टेट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी बच्चों को जब तक कि वो 6 साल के नहीं हो जाते हैं। ऑल्सो एडेड न्यू फंडामेंटल ड्यूटी इन आर्टिकल 51A। 86th अमेंडमेंट से ही आर्टिकल 51A में एक और नई फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। आर्टिकल 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो पहले 10 हुआ करती थी, लेकिन 86th अमेंडमेंट के बाद 11 फंडामेंटल ड्यूटी हो गई। तो इसमें ये कहा गया कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, ये हर सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड स्टेट मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? मणिपुर 62, गोवा 40, उत्तर प्रदेश 403 और उत्तराखंड 70। ये बताना है कि कौन से स्टेट में कितनी MLA सीट्स हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर 62। ये गलत है, मणिपुर में 62 नहीं है, 60 है। ठीक है, बाकी सही है। गोवा में 40, उत्तर प्रदेश 403 है और उत्तराखंड 70। क्या होता है कि हर स्टेट जो है वो कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होता है। जो MLA होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ एन इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वहाँ से इलेक्ट होते हैं, MLA रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग जो हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजते हैं, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ऑन विच डेट उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड? किस दिन उत्तर प्रदेश डे को सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 23 जनवरी? द करेक्ट आंसर इज 24 जनवरी। देखो 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया था। इसलिए मई 2017 में यूपी गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि वो 24 जनवरी को हर साल उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेट करेंगे। और ये जो सेलिब्रेशन है उसको प्रपोज किसने किया था? गवर्नर राम नाईक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय? जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए, उसको इस्टेब्लिश कौन करता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न्ड स्टेट्स, राज्यसभा या फिर लोकसभा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न्ड स्टेट्स। यूपीएससी और एसपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उनको तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया जाता है, लेकिन ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसको पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ? जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसको किस केस से लाया गया? तो ऑप्शंस ये हैं, केशव नंदा भारतीय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1964, यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1954। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केशव नंदा भारतीय केस। जो केशव नंदा भारतीय केस है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, उसी में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किया। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर टर्म जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इस डॉक्ट्रिन के पीछे ये आइडिया था कि पार्लियामेंट जो है वो कभी भी ऐसे लॉज को इंट्रोड्यूस ना करे जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल जाए। तो केशव नंदा भारतीय केस में ये जो डॉक्ट्रिन है वो लाइमलाइट में आई और ये कहा गया उस केस में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे कभी भी छीना नहीं जा सकता, उसे कभी अलग नहीं किया जाएगा। जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion and the other as reason. Assertion, the 73rd amendment of the constitution is considered to be a watershed in the history of local self-government in India. Reason, the 73rd Constitution Amendment conferred the much coveted constitutional status on पंचायत। तो देखो जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या हुआ था, चेंजेस लाए गए थे। और ये 73rd अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक वाटरशेड मूवमेंट माना जा रहा है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट माना जा रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्योंकि क्या था ना कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया था, और जब भी किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही राइट है, और दूसरा स्टेटमेंट पहले वाले का एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट और एक नया स्केड्यूल ऐड किया गया। पार्ट 9th ऐड किया गया और 11th स्केड्यूल को ऐड किया गया। ग्राम सभा को पंचायती राज सिस्टम का फाउंडेशन बताया और ग्राम सभा के कुछ फंक्शंस डिसाइड किए गए और कुछ पावर्स बताई। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से ये कहा गया कि 3 टायर पंचायत सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा हर स्टेट में। 3 टायर सिस्टम मतलब विलेज लेवल पे, देन इंटरमीडिएट लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। SC और ST के लिए हर लेवल पे सीट रिजर्व की जाएंगी, और ये जो सीट्स रिजर्व की जाएंगी SC ST की, वो उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से की जाएंगी हर लेवल पे।
और ये जो इलेक्शंस हैं पंचायत के वो कौन कंडक्ट कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो सुपरवाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे पंचायत के इलेक्शंस को। अगला क्वेश्चन है द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय। जो ऑडिट रिपोर्ट होती है कैग की उसको कौन एग्जामिन करता है? पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी, द एस्टिमेट कमिटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पब्लिक अकाउंट कमिटी। जो पब्लिक अकाउंट कमिटी होती है वो कैग की ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन कर। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैग को इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड भी कहा जाता है और इससे चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। जो पब्लिक अकाउंट कमिटी होती है वो एग्जामिन करती है एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग। फिर ये जो कैग की एनुअल ऑडिट रिपोर्ट है उसको प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। कैग जो है वो अपनी 3 रिपोर्ट को प्रेसिडेंट के सामने रखता है। पहली है ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन सेकेंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट और तीसरी पब्लिक अंडरटेकिंग की जो रिपोर्ट है। जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है उसको 1921 में फाउंड किया गया था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये याद रखना जरूरी है कि इसको 1921 में इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंडर फाउंड किया गया था और इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। 1966 से लेके 1967 तक क्या था कि जो चेयरमैन है वो रूलिंग पार्टी से ही होते थे, लेकिन अभी एक कन्वेंशन बना दिया गया है कि जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है उसके जो चेयरमैन है वो अपोजिशन से आते हैं। जो टेन्योर होता है चेयरमैन का और मेंबर का वो 1 साल का होता है। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट कौन सी है तो वो होती है एस्टिमेट कमिटी। जो एस्टिमेट कमिटी है उसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और सभी मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है वो एग्जामिन करती है रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो पीएसयू होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनके जितनी भी रिपोर्ट्स और जो अकाउंट्स होते हैं उनको एग्जामिन करने का काम किसका होता है? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट? द आंसर इज बी 1990। पेसा एक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था 1996 में और इसको इनैक्ट किया गया था primarily to protect the rights of tribal population living in 5th schedule areas. Next question है the first interim national government was announced on। पहली interim national government जो है वो कब अनाउंस की गई थी? 25th of August 1946, 24th अगस्त 1946, 23rd अगस्त या फिर 22nd अगस्त 1946। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा 25th of अगस्त। जो पहली इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट है उसको अनाउंस किया गया था 25th of अगस्त 1946 को। उसके बाद 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड। इंटरिम गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो बनाई गई टू ओवरसी द ट्रांजिशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम अ ब्रिटिश कॉलोनी टू इंडिपेंडेंट रिपब्लिक ब्रिटिश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड अरेंज देम इनटू सीक्वेंशियल ऑर्डर as mentioned in the constitution। पहला है the union and its territory, then fundamental duties, then citizenship और लास्ट में है directive principles of state policy। तो हमारा यूनियन टेरिटरी किस में है? पार्ट 1 में। देन फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है? पार्ट 4th A में। देन सिटीजनशिप पार्ट 2nd और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4th में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले है आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, देन है सिटीजनशिप एक्ट, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फिर उसके बाद है लास्ट वन। तो बी आपका सही ऑप्शन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप दिया हुआ है। देन पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 32
फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, और पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके 51 डीपीएसपी गिवन है। फिर उसके बाद आर्टिकल 51A पार्ट 4 ए में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन है। ये जो आर्टिकल है 51A, इसको ऐड किया गया है 42nd एंड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। फिर उसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे पास इस टाइम कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर assuming the office of the president of India? प्रेसिडेंट का ऑफिस एज्यूम करने से पहले इनमें से किसने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो नहीं एज्यूम किया, एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं सर्व किया? ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर आर वेंकटरामन? तो इसका सही आंसर होगा नीलम संजीवा। बात करें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो ये सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस होता है हमारी कंट्री का। आर्टिकल 63 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को मेंशन करता है। इसके लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। इनडायरेक्टली इन्हें चूज किया जाता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली हैज बीन मेड नेशनल कैपिटल रीजन? कौन से अमेंडमेंट से दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 डेजिग्नेटेड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जो 69th अमेंडमेंट एक्ट था 1991 का, उससे जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली की, उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया गया। इट ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली, दिल्ली को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया गया, और ऑल्सो क्रिएटेड स्टेट असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द स्टेट। और आदित्य झा, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, आदित्य झा जो है वो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के। आर्टिकल 239AA जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वही स्पेशल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करता है दिल्ली को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम? तो इसका सही आंसर होगा टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। ठीक है, बाकी ये जो है हमारी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि पार्ट 4 में दी हुई हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ इन, द ऑप्शन इज 1559, 1600, 1601 या फिर 1602। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया, उसमें उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट दे दिए ट्रेडिंग के कि आप जाइए इंडिया में ट्रेडिंग कीजिए। तो वो किस ईयर में चार्टर दिया, उन्होंने चार्टर प्रोवाइड किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1600। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। क्वीन एलिजाबेथ से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिलता है, उन्हें एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं ट्रेडिंग के, और वो एज अ ट्रेडर इंडिया में एंटर करते हैं। In 1765, East India Company got Diwani rights in Bengal, Bihar and Odisha. What is the meaning of Diwani right? 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स भी मिल जाते हैं ओवर द रीजन ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो क्या मतलब है दीवानी राइट्स का? ऑप्शन इज राइट ओवर रेवेन्यू ओनली, राइट ओवर सिविल जस्टिस, राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, या फिर राइट ओवर रेवेन्यू, क्रिमिनल जस्टिस एंड सिविल जस्टिस। The correct answer is right over revenue and civil justice. ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले रीजन में रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के राइट्स मिल जाते हैं, यानी अब वो रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हैं, वहाँ की सिविल जस्टिस सिस्टम को भी कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Who was the first to suggest the need for a constituent assembly? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है, ये आइडिया सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया? मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, बीजी तिलक या फिर महात्मा गांधी? द करेक्ट आंसर इज एम.एन. रॉय। 1934 में ये जो आइडिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, सबसे पहले एम.एन. रॉय ने रखा। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट मूवमेंट के पाइनियर थे। देन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की पहली बार कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे ये डिक्लेयर किया कि फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको इलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773? ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का फीचर नहीं है? पहला ऑप्शन है इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। सेकेंड, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। थर्ड, the Regulating Act of 1773 laid the foundations of central administration in India. And fourth, it provided for the establishment of Supreme Court at Madras. तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट मद्रास। ये इनकरेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो मद्रास में नहीं कलकत्ता में सेटअप किया गया था। Which one is not a feature of Regulating Act 1773? अगेन आपसे वही पूछा गया है कि 1773 जो एक्ट है उसका कौन सा फीचर नहीं है। ऑप्शंस आर बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स वॉज इस्टेब्लिश्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज क्रिएटेड टू रिपोर्ट रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, and governors of Bombay and Madras subordinated to the Governor General of Bengal. D. It prohibited the servants of the company from engaging in any private trade or accepting the present from natives. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स वॉज इस्टेब्लिश। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, बाकी के ये जो 3 ऑप्शन है ये आपके करेक्ट है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्रिएट किया गया था ताकि वो रिपोर्ट कर सके रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स में। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे वो अब बंगाल के गवर्नर के सबॉर्डिनेट हो गया था। ठीक, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स फ्रॉम नेटिव्स। जो भी सर्वेंट्स कंपनी में काम कर रहे थे वो किसी भी प्रकार का प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, ना ही किसी से तोहफे वगैरह ले सकते हैं। घूस इनडायरेक्टली कहे तो नहीं ले सकते, ब्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ सेटलमेंट? एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा गया है? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 या फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833? द करेक्ट आंसर इज अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट जो था 1781 का, उसे फॉर्म किया गया था जो भी कमियां रह गई थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, तो इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a feature of Pitt's India Act of 1784? जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? पहला, it distinguished between commercial and political functions of the company. Second, a new body, board of control, was established to manage the political affairs. It empowered the board of control to supervise and direct all operations of civil military government and revenue of the British possession in India. Third, it established a system of double government. And the fourth, first time it recognized the political and administrative functions of the company. The correct answer is D.
फर्स्ट टाइम इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। पहली बार पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे कंपनी के, उनको रिकॉग्नाइज किया गया था बाय द एक्ट ऑफ 1773। बाकी के ये जो 3 ऑप्शंस हैं कि इट डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, ठीक, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया। देन एक न्यू बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स को, और डबल गवर्नमेंट का सिस्टम भी क्रिएट किया गया बाय द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट 1784? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं? ऑप्शन इज, फॉर द फर्स्ट टाइम द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। सेकेंड, under this act British government was given supreme control over the company's affair and its administration in India. Third, it was the first step towards centralization in British India. D, both A and B. The correct answer is both A and B. पहली बार कंपनी की जो टेरिटरी थी उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा जाने लग गया, और सेकेंड, अंडर दिस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको सुप्रीम कंट्रोल मिल गया ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, सी वाला गलत है, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, नहीं, ये नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट वॉज कंसिडर्ड द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया? तो कौन सा एक्ट था जिसे फाइनल स्टेप कहा गया towards the centralization in British India? Regulating Act of 1773, Pitt's India Act of 1784, Charter Act of 1833 या फिर Charter Act of 1853? The correct answer is Charter Act of 1833। देखो, सेंट्रलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और जो फाइनल एक्ट यानी फाइनल स्टेप कहा गया कि सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, क्योंकि उसके बाद से डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833? इसमें से कौन सा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का फीचर नहीं है? पहला ऑप्शन, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। Lord William Bentinck was the first Governor General of India. Third, the act deprived the legislative powers of Bombay, Bengal and Madras. और डी ऑप्शन कह रहा है कि एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, द एक्ट डिप्राइव द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। देखो, चार्टर एक्ट जो था 1833 का, उससे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई थी। लेकिन ये जो एक्ट है ये डिप्राइव करता है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ओनली, नॉट बंगाल, इसलिए ऑप्शन सी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। लॉज मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट। इट एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द कंपनी बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। थर्ड, द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर कॉल्ड इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हार्स एंड सक्सेसर। इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन for the selection of civil servants, and Indians should not be debarred from holding any post in the company. Which of the above are the feature of Charter Act of 1833? इसमें से कौन सा फीचर है चार्टर एक्ट ऑफ 1833? देखो, क्या चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कहा गया था कि जो भी लॉज अब बनाए जाएंगे इसके अंतर्गत उन्हें एक्ट कहा जाएगा। ended the commercial activities of East India Company and the company became a purely administrative body। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर दिया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। कंपनी की जो टेरिटरीज है इंडिया में उनको कहा जाएगा इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हार्स एंड सक्सेसर,
और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो इसमें से कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ या फिर ऑल? द करेक्ट आंसर इज ऑल। ये चारों ही स्टेटमेंट सही हैं रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वैरन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? द करेक्ट आंसर इज वैरन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसका आंसर था वैरन हेस्टिंग। देन इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन इज वैरन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? द करेक्ट आंसर इज विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट कौन थे? ऑप्शंस आर वैरन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ऑप्शन इज वैरन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी? देखो, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वही पहले फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने थे। तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव functions of the Governor General's Council were separated out? पहली बार किस एक्ट में जो लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के उनको अलग अलग किया गया? ऑप्शन इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1857? द करेक्ट आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंतर्गत पहली बार गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853? इसमें से कौन सा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का फीचर नहीं है? पहला ऑप्शन, इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। It extended the company rule but did not specify any particular time. C. It introduced first time local representation in the Indian Central Legislative Council. D. It abolished the commercial body, the code of directors of the company. तो इसका करेक्ट आंसर होगा D. It abolished the commercial body, the code of directors of the company. ये चार्टर एक्ट 1853 का फीचर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a feature of the Government of India Act of 1858? Government of India Act 1858 का फीचर कौन सा नहीं है? A. It changed the designation of the Governor General of India to Viceroy of India. B. It abolished the Board of Control and Court of Director and ended the double government. C. It established a Secretary of State with 25 member council. या डी फिर नन? करेक्ट आंसर होगा इसमें सी, इट इस्टेब्लिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विद 25 मेंबर काउंसिल। नहीं, इसका होगा 15 मेंबर काउंसिल, इसलिए ये स्टेटमेंट है रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एसोसिएट इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस? कौन सा एक्ट था जिससे इंडियंस को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में लाने लग गए? ऑप्शन, चार्टर एक्ट 1853,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909? द करेक्ट आंसर इज सी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ये डिसाइड किया कि अब इंडियंस को भी पहली बार लॉ मेकिंग प्रोसेस में लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers of Bombay and Madras presidencies? कौन सा एक्ट है जिससे डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो पावर्स होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो पहले जो बॉम्बे और मद्रास सबऑर्डिनेट हुआ करते थे बंगाल के, तो अभी उनको क्या किया गया कि उनकी पावर्स को वापस दे दिया बॉम्बे एंड मद्रास की। तो ऐसा कौन से एक्ट से हुआ था? ऑप्शन इज चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 या फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892? द करेक्ट आंसर इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर लॉर्ड कैनिंग एस्टैब्लिश द पोर्टफोलियो सिस्टम? लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम किस ईयर में एस्टैब्लिश किया था? 1858, 1859, 1861 या फिर 1862? द करेक्ट आंसर इज 1859. तो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है वो कौन लेके आया था? लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे 1859 में. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस? कौन से एक्ट से वॉइसरॉय को पावर मिली थी ऑर्डिनेंस इशू करने की? ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909? द करेक्ट आंसर इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. Which of the following acts empower the discussion of the budget in the legislative council? कौन सा एक्ट था जिससे बजट को डिस्कस करने की पावर मिली थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में? ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909? द करेक्ट आंसर इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट को भी डिस्कस किया जा सकता था. Which of the following act made a limited and indirect provision for the use of election for filling up some non-official seats both in central and provincial legislative council? देखो, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स को भरा जाना था, ठीक है, लेकिन वहां पे ऐसे डायरेक्ट इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्टली कुछ प्रोविजंस थे इलेक्शन से रिलेटेड. तो ऐसा किस में कहा गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909? करेक्ट आंसर इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. ये बात ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्ट इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल इस एक्ट में नहीं किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसे कहा गया? ऑप्शन इज लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मॉर्ले या फिर रामसे मैकडॉनल्ड? द करेक्ट आंसर इज रामसे मैकडॉनल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ स्टैट्यूटरी कमीशन? किसे स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा गया है? ऑप्शन इज मैकॉले कमिटी, वुड कमिटी, साइमन कमीशन या फिर नन? द करेक्ट आंसर इज साइमन कमीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव अ नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी? कौन सा एक्ट था जिसमें ये कहा गया था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी रहेगी? ऑप्शन इज काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? द करेक्ट आंसर इज मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909. Which one of the following was the first Indian to join the Viceroy's Executive Council?
द ऑप्शन आर राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव या फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन पहला इंडियन था जिन्होंने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था? तो करेक्ट आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम? मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट किस एक्ट से आया था? काउंसिल एक्ट ऑफ 1992, मॉडल मिंटो एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? द करेक्ट आंसर इज मॉडल मिंटो एक्ट 1909। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स जो हुए थे 1909 में, उसमें कहा गया था कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस यानी डायरकी? देखो, जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है उसको कहते हैं डायरकी, ठीक है। डबल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम अलग चीज है। तो ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से। विच एक्ट प्रोवाइडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया? कौन सा एक्ट है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है? ऑप्शन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म? बाईकैमरलिज्म मतलब होता है अपर हाउस और लोअर हाउस, जो कि आज के सिस्टम में भी प्रिवेल करता है, एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया। ऑप्शन आर पिट्स इंडिया एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? तो करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। Which of the following was not the basis of the limited franchisee under the Government of India Act 1919? Option education, property, tax या फिर gender? लिमिटेड फ्रेंचाइजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोवाइड करी गई थी, तो वो किस किस बेस पे करी गई थी? एजुकेशन के बेस पे सही है, प्रॉपर्टी के बेस पे ये भी सही है, टैक्स के बेस पे भी की गई थी, जेंडर के बेस पे नहीं की गई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेंडर, क्योंकि आपसे पूछा है नॉट। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द न्यू ऑफिस हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन वॉज क्रिएटेड बाय विच एक्ट? हाई कमिश्नर का जो ऑफिस था लंदन में, ठीक है, इंडिया के लिए, वो किस एक्ट में क्रिएट किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली इसलिए कहा गया है क्योंकि इतने ज्यादा अमेंडमेंट कर दिए गए थे, तो ऐसा लग रहा था एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन ही तैयार कर दिया। तो ऑप्शंस हैं सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट या फिर 73rd अमेंडमेंट एक्ट? करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इतने सारे चेंजेस किए गए थे कि ऐसा लग रहा था कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही तैयार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरल एज अ क्वाजी फेडरल? किसने इंडियन फेडरल सिस्टम को क्वाजी फेडरल कहा है? ऑप्शन केसी वेयर, मॉरिस जॉन्स, ग्रैनविले ऑस्टिन या फिर आइवर जेनिंग्स? द करेक्ट आंसर इज केसी वेयर।
Next question is, who described Indian federalism as a federation with a centralizing tendency? Option केसी वेयर, मॉरिस जॉन्स, ग्रैनविले ऑस्टिन या फिर आइवर जेनिंग्स. द करेक्ट आंसर इज आइवर जेनिंग्स. आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, यानी यहाँ पे सेंट्रल को ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following best describes the parliament form of government? Option principle of cooperation and coordination between the legislative and the executive organs. B कह रहा है कि doctrine of separation of powers between two organs. C written constitution. D rigid constitution. इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन कर रहा है? क्या पार्लियामेंट फॉर्म मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन, यानी जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है वो दोनों अलग अलग हैं इसलिए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, या फिर ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन. ये है करेक्ट आंसर. क्या होता है कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कोऑपरेट होके काम करते हैं, कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरलिज्म एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म? किसने इंडियन फेडरलिज्म को बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है? केसी वेयर, मॉरिस जॉन्स, ग्रैनविले ऑस्टिन या फिर आइवर जेनिंग्स. द करेक्ट आंसर इज बी मॉरिस जॉन्स. देखो इंडियन फेडरलिज्म को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है, तो किसने क्या कहा है ये याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीपीसीएस में तो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो पूछा जा सकता है आपसे कि किसने क्या कहा है. अगेन आपके सामने है सेम टाइप का क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है? केसी वेयर, मॉरिस जॉन्स, ग्रैनविले ऑस्टिन या फिर आइवर जेनिंग. द करेक्ट आंसर इज ग्रैनविले ऑस्टिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यूपीपीसीएस 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है. पहला है इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263. फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280. सी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 323A. डी कह रहा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 316. तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज इन आर्टिकल 315. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not another name for the parliament system? आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा पार्लियामेंट सिस्टम का नाम नहीं है? ऑप्शन वेस्टमिनिस्टर, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कैबिनेट गवर्नमेंट या फिर अमेरिकन सिस्टम. करेक्ट आंसर इज अमेरिकन सिस्टम. देखो जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसे हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं और कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. कितने टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं? 5, 6, 7 या फिर 9? द करेक्ट आंसर इज 6. कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. पहला है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18. सेकेंड, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22. थर्ड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28. Then cultural and educational right,
आर्टिकल 29 से 30, और लास्ट में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो ये है हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे सीक्वेंस में भी याद करना कंपलसरी है, और आर्टिकल वाइज भी देख लीजिए कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 to 18 आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 to आर्टिकल 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 एंड 24, रिलीजन में 25 से 28 तक है, एजुकेशनल राइट्स जो है वो 29 से 30 यानी 29 एंड 30, एंड देन लास्ट में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल भी कहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसमें से फंडामेंटल राइट का कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन ए, इट प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स जो हैं क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रमोट करते हैं? बी, it is justiciable in nature. C, fundamental rights are not absolute in nature. Or D, all fundamental rights can be suspended during national emergency. तो इसका करेक्ट आंसर होगा D, all fundamental rights can be suspended during national emergency. Next question is, according to Dr. B.R. Ambedkar, which of the following part of the Indian Constitution is a novel feature of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को नॉवेल फीचर कहा है? ऑप्शन प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। द करेक्ट आंसर इज सी, डीपीएसपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डीपीएसपी? इनमें से कौन सा डीपीएसपी का फीचर नहीं है? A, it promotes the idea of social and economic democracy. B, it seeks to establish a welfare state. C, it is non-enforceable by court and it is non-justiciable in nature. D, it is the duty of the people to apply DPSP principles in making laws. तो इसमें से कौन सा डीपीएसपी का फीचर नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा D, it is the duty of the people to apply DPSP principle in making laws. Next question is, in which case does the Supreme Court emphasizes that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental rights and directive principle? किस केस में ये स्टेटमेंट कही गई थी? ऑप्शन गोलकनाथ केस 1967, केशवनंदा भारती केस 1973, मेनका गांधी केस 1978 या फिर मिनेरा मिल केस 1980। ये सभी केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पर इसका करेक्ट आंसर होगा मिनेरा मिल केस 1980। तो ऐसा मिनेरा मिल केस 1980 में कहा गया था। देखते हैं गोलकनाथ केस में क्या कहा गया था। गोलकनाथ केस 1967, इसमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है, और अगर पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने भी हैं तो उसके लिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म करना पड़ेगा। देन आता है केशवनंदा भारतीय केस 1973 में। इस केस में ये कहा गया कि ठीक है, आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए, और यहां से आता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन द अमेंडमेंट पास्ड बाय पार्लियामेंट इफ इट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर भी है कि अगर पार्लियामेंट के किसी अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट होता है तो ऐसे अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, खत्म कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट केस है मेनका गांधी का केस 1978। इस केस में क्या कहा गया था? राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, लॉ मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल।
जो अंडर आर्टिकल 21 लिबर्टी है, ठीक है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी दे रखी है ना अंडर आर्टिकल 21, तो उसमें ये कहा गया है कि लॉ ऐसा होना चाहिए कि वो जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो। ऐसे कुछ भी लॉ नहीं बना देना है, ठीक है, लॉ जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूसेस द वोटिंग राइट फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वोटिंग राइट जो है उसको, उसमें एज को रिड्यूस कर दिया गया था? ऑप्शन 60 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61st, 86th या फिर 97th? द करेक्ट आंसर इज बी, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें जो वोटिंग राइट था वो पहले 21 ईयर्स तक की था, ठीक है, फिर उसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? किस तरीके की इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, डिजास्टर इमरजेंसी या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी? द करेक्ट आंसर इज डिजास्टर इमरजेंसी। बात करें इमरजेंसी की तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 316। नेशनल इमरजेंसी क्या है? दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी प्रोविजन एंड कैन बी डिक्लेयर्ड व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ये 3 वर्ड्स याद रखना कंपलसरी है कि कभी भी वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबेलियन, ऐसी कुछ सिचुएशन होती है ना, तब नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है। इट कैन कवर द होल कंट्री और अ स्पेसिफिक पार्ट, पूरी कंट्री पे भी लगाई जा सकती है या फिर पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक पार्ट पे भी लगाई जा सकती है। देन स्टेट इमरजेंसी ऑल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रूल, इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। This provision allows president to assume control over the administration of a state if the government in that state cannot be carried out in accordance with the provisions of the constitution। अगर किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट नहीं चलाई जा रही है तो वहां पे प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, और इसे कहते हैं प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी, और इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 356। देन लास्ट में आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। दिस इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। जैसे जब कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए या फिर क्रेडिट सिस्टम में कुछ ऐसे गड़बड़ी हो जाए ना, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्शंस टू रिड्यूस द फाइनेंशियल हार्डशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नेशनल इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 352, 356, 360 या फिर 398? आर्टिकल 352 अभी पढ़ा था। नेशनल इमरजेंसी जो है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 352। आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फिर से इजी सा क्वेश्चन मिल गया। स्टेट इमरजेंसी को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया? आर्टिकल 352, 356, 360 एंड 398। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फाइनेंशियल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन की गई है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, 360 या फिर 398? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 360। ये अभी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है ना, इसलिए ये क्वेश्चंस काफी इजी लग रहे हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन से आर्टिकल में कौन सी इमरजेंसी को मेंशन किया गया है, और आर्टिकल से रिलेटेड तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते हैं यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following state is not mentioned under the 6th schedule for the administration of tribal areas? कौन सा स्टेट जो है इनमें से वो 6th schedule जो है उसमें मेंशन नहीं किया गया?
ऑप्शन आसाम, नागालैंड, मेघालय या फिर मिजोरम। द करेक्ट आंसर इज नागालैंड। कौन कौन से स्टेट्स को मेंशन किया गया है सिक्स्थ शेड्यूल में? द करेक्ट आंसर इज आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड लास्ट में त्रिपुरा। AMTM, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। Who said the Indian Constitution is a lawyer's paradise? किसने कहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉयर्स पैराडाइज है? क्वेश्चन सर आइवर जेनिंग्स, HK महेश्वरी, PR देशमुख या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। द करेक्ट आंसर इज सर आइवर जेनिंग्स। ऐसा क्यों कहा गया था? देखो, ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था उसमें जितने लोग थे उसमें से बहुत सारे लोग लॉयर्स थे, तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉयर्स पैराडाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ स्टेट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, इसको कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट या फिर स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से। यहां से हमने ये लिया है अ यूनियन ऑफ स्टेट। UPPCS 2017 में पूछा गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements and choose the correct answer by using codes given below। यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और सही आंसर चूज करना है। UPPCS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो असर्शन और रीजन वाला ये क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। रीजन इंडिया हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि इंडिया के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो, स्टेटमेंट दोनों सही है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन क्या ये इसका रीजन है? तो इसका आंसर होगा बोथ A and R ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। अगला क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। UPPCS 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, assertion और reason वाला। assertion India has a written constitution। reason the growth of strong regional parties is an indicator of regional aspirations। तो उसका करेक्ट आंसर होगा both A and R true but R is not a correct explanation of A। which region of the country conferred special status under Article 371J of the Constitution of India। UPPCS 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आर्टिकल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, तो ऑप्शन है नागालैंड, हैदराबाद एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात या फिर लद्दाख। द करेक्ट आंसर इज B, हैदराबाद एंड कर्नाटका। Part 21 of the Indian Constitution provides the special status of the state in India। Part 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंडिया के कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 371 की अगर हम बात करें तो देखो, आर्टिकल 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात, 371A में नागालैंड है, B असम, C मणिपुर, D से E आंध्र एंड तेलंगाना, 371F सिक्किम, 371G मिजोरम, H अरुणाचल प्रदेश, I गोवा एंड J इज फॉर कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? UPPCS 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन। A फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4th A, स्टेट्स पार्ट 6, Attorney General of India Part 13, Services under Union and State Part 14।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 13। ये है आपका गलत आंसर, ये सही है, मतलब इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये वाला। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन बाद में 3 पार्ट्स को और ऐड किया गया, तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 25 पार्ट्स हैं टोटल। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 सिटीजनशिप है, आर्टिकल 4 to 11। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 to 45। इट्स नॉट 45, इट्स 35। देन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 4 थे फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A। पार्ट 5 यूनियन, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 51। पार्ट 6 है द स्टेट, आर्टिकल 152 से आर्टिकल 237। पार्ट 7 जो है वो रिपील्ड है, ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 7 क्या है, रिपील्ड है। देन पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 239 से 242। पार्ट 9 पंचायत है, 243 से 243O। पार्ट 9A द म्यूनिसिपैलिटीज, 243P to 243ZG। पार्ट 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है, 243ZH से लेके 243Z2 तक। देन पार्ट 22 की अगर बात करें तो वो शॉर्ट टाइटल एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो कहाँ से, 393 से लेके 395। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको याद रख लेना है। वैसे 25 पार्ट्स अगर सभी याद रहे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को डिस्क्राइब करता है। ये भी यूपी पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। ऑप्शन आर्टिकल 268, 280, 276 या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आर्टिकल 268 जो है वो किससे रिलेटेड था, ड्यूटीज लेविड बाय यूनियन कलेक्टेड बाय स्टेट्स। आर्टिकल 280 इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 276 इज रिलेटेड टू टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, सिटीजनशिप पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, पार्ट 2 में है सिटीजनशिप। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स भी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन रॉन्ग। द स्टेट पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आंसर करेक्ट है, दिस ऑप्शन इज राइट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, यूपीपीसीएस 2008 पे पूछा गया ये क्वेश्चन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 16, 22, 24 या फिर 25। वेरी इजी क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट in the Indian Constitution has been derived from। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लग रहा है, यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन। जो कॉन्सेप्ट है यूनियन ऑफ स्टेट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से लिया गया। ऑप्शन अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश नॉर्थ या फिर स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। द करेक्ट आंसर इज ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। अगला क्वेश्चन है which of the following cases outline the basic structure doctrine of the Indian Constitution। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को किस केस में प्रोपाउंड किया गया था। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। ऑप्शन
गोपाल वर्सेस मद्रास केस, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस, या फिर केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज सी, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट? किसने कहा है कि इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल स्टेट है? यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ऑप्शन लॉर्ड ब्रेसे, आइवर जेनिंग्स, एच.जे. सिक्स, केसी वेयर। द करेक्ट आंसर इज केसी वेयर। वाई इंडिया इज क्वाजी फेडरल? इंडिया क्वाजी फेडरल क्यों है? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग टू रीजन। दो रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया को क्वाजी फेडरल कहा जाता है। पहला ये है कि इंडियन स्टेट्स आर नॉट सॉवरेन। जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो सॉवरेन नहीं है। सॉवरेन इन द सेंस कि कभी भी कोई स्टेट चाहे कि मुझे तो कंट्री से अलग होना है तो मैं तो अलग हो रहा हूँ, तो ऐसा वो नहीं कर सकते हैं। एंड टेरिटरीज ऑफ द स्टेट कैन बी ऑल्टर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। और जो स्टेट है उसकी बाउंड्रीज, उसका नाम जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑल्टर किया जा सकता है। सेकेंड रीजन ये है कि जो रेजिडरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास में है। फाइनेंशियली स्टेट्स आर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। देखा जाए तो फाइनेंशियली जो स्टेट है वो सेंटर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये क्वाजी फेडरल इन नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। असर्शन, इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वाजी फेडरल। इंडियन फेडरलिज्म को क्वाजी फेडरल कहा जाता है। रीजन, इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्योंकि इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। तो इसका सही आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17, यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 और ट्रिब्यूनल पार्ट 11। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रिब्यूनल पार्ट 11। ट्रिब्यूनल जो है वो पार्ट 11 में नहीं है, वो है आपका पार्ट 14 में। दो तरीके के ट्रिब्यूनल होते हैं, एक होता है ट्रिब्यूनल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और दूसरा होता है ट्रिब्यूनल फॉर अदर पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव वाला आर्टिकल 323A में है और अदर पर्पस वाला 323B में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड्यूल वॉज एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से कौन से शेड्यूल को ऐड किया गया? 8th, 9th, 10th या फिर 11th? द करेक्ट आंसर इज 10th। बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 10th शेड्यूल ऐड किया गया, जो कि है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन। असर्शन, द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम embodies the elements of continuity and change. Reason, the Indian political system contains the element of the following political system such as modern style, traditional style, saint style. इसलिए जो नेचर है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं कंटिन्यूटी और चेंजेस के। रीजन ये है क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि मॉडर्न स्टाइल, ट्रेडिशनल स्टाइल, सेंट स्टाइल। तो ये क्या कहना चाह रहा है? क्या असर्शन और रीजन क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, या ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू? द करेक्ट आंसर इज ए। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।